डॉक्टर सुधीश पचौरी जी का व्यंग्य लेख स्त्री जो महज त्वचा है। महिलाओं में खास पठनीय एक अंग्रेजी पत्रिका के कुछ विज्ञापन इस प्रकार पढ़े जा सकते हैं। एक लेप का विज्ञापन कहता है, मेरी जैसी त्वचा के लिए यह लेप। हरी धरती पर लेप की बोतल हल्के बादामी रंग की पड़ी है। शीशी के पास लिखा है, त्वचा इतनी तरोताज़ा, त्वचा इतनी स्वच्छ। विज्ञापन का पाठ कहता है, जिंदगी आनंद है और इतना सब करने की है, किंतु अपनी त्वचा की खातिर वक्त निकालना ज़रूरी है। साबुन पानी से धोने के बाद यह शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए। रोज़ाना चेहरे पर लगाइए, एक ऐसे रंग को पाने के लिए जो सुंदर लगे। वर्षा, आतप कुछ हो, देर रात में आए, यह शीशी कोमल बनाएगी, झाइयाँ हटाएगी। इस भाषा को बोलने वाला स्त्री चेहरा बाएं बाजू में है और गौर से देखें तो चेहरा बच्चों जैसा लगता है, ताजगी, कोमलता और स्वच्छता का प्रतीक। शीशी के उपयोग का जबरदस्त प्रमाण। एक अन्य विज्ञापन त्वचा लेप के महत्व को समझाता है। एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है। हर स्त्री चाहती है कि उसकी त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। अब एक ऐसा लोशन आ गया जो आपकी खाल की देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा। दाईं ओर चमत्कारी शीशी है, हल्के गुलाबी रंग में। बाएं एक बूंद में एक सुंदरी समझाती है। अमेरिकी और यूरोपीय लोगों की त्वचा सफ़ेद होती है, भारतीय लोगों की खाकी होती है। धूप में 5 मिनट खुली रहने पर यह त्वचा काली पड़ जाती है। इससे खाल को बचाना ज़रूरी है। उसे एक छाते या टोपी की ज़रूरत है। यह शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देता। आगे पृष्ठ पलटें तो एक नींबू वाले साबुन का विज्ञापन आता है। इसमें झरने के बीच एक सुंदरी साबुन के साथ अटखेलियाँ करती दिखती है। विज्ञापन का चित्र ही उसका संदेश है। फिर भी नीचे गहरे हरे पीले रंगों में लिखा है, हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताजगी, एक ताज़ा अनुभव। एक विज्ञापन गोरे रंग का पूरा शास्त्र ही रच डालता है। बाएं बाजू एक सांवली लड़की उदास नीची नज़र किए दिखती है। नीचे लिखा है, अगर आप इसे पढ़ेंगी तो गोरे होने के स्वप्न को साकार कर सकेंगी। दाएं बाजू में एक रंगीन तस्वीर है जिसमें एक लड़की खुश है। वह एक फिल्म अभिनेत्री है जो कहती है, मेरे स्वप्न साकार हुए और मेरी दुनिया बदल गई। विज्ञापन के नीचे नारियल, खीरा, दूध आदि दिखाया गया है। एक अन्य साबुन दोहरी ताजगी दिखाता है। एक मर्द का गोरा चेहरा हंस रहा है। 2 स्त्रियां 2 तरफ से चूम रही हैं। फिर मुहासा खत्म करने वाली क्रीम वाला कहता है, उस मुहासे को कैसे रोकें जो आपके चेहरे से आकर्षण को चुराता है। एक साबुन के बारे में एक सुंदरी कहती है, यह साबुन मेरी त्वचा की देखभाल जिस ढंग से करता है, उसके उस ढंग से मुझे प्यार है। स्त्रियों को सीधे संबोधित तमाम अंग्रेज़ी, हिंदी पत्रिकाएं और फैशन पत्रिकाएं ऐसे विज्ञापनों से भरी होती हैं जो स्त्री के चेहरे की त्वचा और बालों के प्रसाधनों को विज्ञापित करती हैं। इन तमाम विज्ञापनों में गोराई, ताजगी और आकर्षण जैसे शब्द बारंबार प्रयुक्त होते हैं।
स्त्रियों के लिए विज्ञापित वस्तुओं, खासकर प्रसाधन सामग्री आदि के लिए अनिवार्य शब्दकोश की तरह ये नए सौंदर्य शास्त्र की आधारशिलाएं हैं। हम माने या न माने, प्रसाधन सामग्री और विज्ञापनों ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया मानक स्थापित कर दिया है। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसी स्त्री उठ खड़ी हुई है जो भयानक आकर्षक है। उसकी त्वचा चमकदार है, वह तरोताज़ा है, मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है। फिल्मों में, सीरियलों में, विज्ञापनों में तमाम जगह स्त्री का चेहरा युवा, चमकदार, तरोताज़ा और आक्रामक है। इस सौंदर्य शास्त्र का आधार त्वचा है। समूचा बल ताज़ा, चमकदार और गोरी त्वचा पर है। सारा ध्यान स्त्री के चेहरे पर है। तरोताज़ा बनाए रखने का दर्शन कहता है कि मनुष्य का सौंदर्य उसकी खाल में रहता है। इस तरह समूचा प्रसाधन तंत्र मूलतः एक खाल तंत्र में तब्दील हो गया है। आखिर इतनी तरोताज़ा खाल क्यों चाहिए? इस पर स्त्रियों की खाल ही क्यों चाहिए, मर्दों की खाल क्यों नहीं? इसलिए कि मर्दों के लिए ताकत का संदेश तय पाया गया है। मर्द ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें लक्षित विज्ञापन उनकी कोमलता का बखान नहीं करते। कोमलता स्त्री का विशेषण ठहरा। कोमलता हो तो मुरझाई नहीं हो। कोमल हो कोई चीज़ और ताज़ा न हो तो कोमलता दिखेगी कैसे? ताज़ा हो तो आकर्षक दिखना अनिवार्य है, कारण आकर्षण सौंदर्य की जगह ले चुका है। प्रसाधन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह असुंदर को आकर्षक बनाते हुए अनिवार्य बना सकता है। अंग्रेजी के रूमानी कवियों ने सौंदर्य को शाश्वत आनंद का कारण कहा। वह सौंदर्य वायवी था, अमूर्त था, भावना का था, हृदय का था। सौंदर्य प्रायः दृष्टा की दृष्टि या भावना में रहता था। वह अमर, शाश्वत और नित्य नवीनता से युक्त होता था। रमणीय वही होता था जो नित्य नया होता रहे। परंपरागत सौंदर्य शास्त्र में रूप सौंदर्य से अधिक भाव सौंदर्य पर जोर रहता था। नए सौंदर्य शास्त्र का सारा दारोमदार रूप पर है। इसीलिए नख शिख रूप वर्णन का नया रीतिकाल एक उद्योग की शक्ल में पैदा हो गया है। इस नए रीतिकाल ने पुराने रीतिकालीन दरबारी ग्राहक को हर जगह पैदा कर लिया है। विशाल मध्य वर्ग उन तमाम सुखों की लूट में व्यस्त है जो एक ज़माने में सिर्फ सामंतों, राजाओं को उपलब्ध थे और जिनका एकाधिकार था। उपभोक्तावादी युग ने उस सामंती अहंकार की मूछें मरोड़ कर धर दी हैं। सामान्य परिवार की लड़कियों के चेहरे रूप सज्जा में नूरजहां के चेहरे का मुकाबला करते हैं। कभी कभी तो स्वयं नूरजहां प्रसाधन बेचने निकली होती है। विज्ञापन जगत के विशेषज्ञों ने कड़ी मेहनत से कुछ नुस्खे तैयार किए हैं। उनमें स्त्री के सामान्य भावों, गुणों और नाक नक्श का मानकीकरण किया जाता है। रूप वैविध्य जो प्रकृति का धर्म है में ऐसे सामान्य सूत्र ढूंढ लिए गए हैं जो हर स्त्री के लिए प्रीतिकर हो सकते हैं। सुंदर एवं आकर्षक दिखने की इच्छा एक उम्र में नैसर्गिक होती है, किंतु बाल रंगने, झुर्रियाँ मिटाने और युवा दिखने की गारंटी करने वाले विज्ञापन सबसे ज़्यादा उन्हें फुसलाते हैं जो नैसर्गिक सौंदर्य से अधिक कुछ और चाहते हैं। स्त्री का मॉडल कोमल,
युवा, आकर्षक, सुंदर और उत्तेजक ही हो सकता है। विज्ञापन जगत स्त्री की इस छवि को एक ही साथ उत्तेजित और मजबूत बनाता हुआ चलता है। त्वचा और चेहरे की देखभाल, केश एवं नाखूनों की देखभाल आदि की बढ़ती हुई चिंता बताती है कि विज्ञापन शास्त्र ने मनुष्य की हमेशा जवान बने रहने की इच्छा को महाकाव्यात्मक विस्तार दे दिया है। हमेशा तरोताज़ा दिखें, हमेशा आकर्षक दिखें, हमेशा प्रभावशाली दिखें। इन संदेशों में तरोताज़ा रहने की जगह दिखने पर अधिक जोर रहता है। दिखना ही होता है। आप कैसे दिखते हैं वही आपको होना है। यदि आप दूसरे का ध्यान नहीं खींच सकते तो आपका होना कहाँ हुआ। आजकल तो समूची देह ही हमलावर बना दी गई है। त्वचा पर अतिरिक्त जोर इस देहवाद का नया पहलू है। इससे पहले नेत्रों, गालों और बालों पर जोर था। आज से 20-25 वर्ष पहले के विज्ञापन देखें तो पता चलता है कि प्रसाधन सामग्री त्वचा की चमक, ताजगी और कोमलता पर जोर न देकर आँखों की नज़र, केशों की चमक और मजबूती और गालों की लाली पर जोर देती थी। त्वचा बुनियादी कैनवास नहीं थी। आज त्वचा यानी देह एक जीता जागता कैनवास बना दिया गया है। त्वचा को कैनवास, क्रीड़ास्थली और रंगस्थली बना देने गहरे सांस्कृतिक अनुरोध है। चूंकि प्रसाधन सामग्री का सबसे बड़ा लक्ष्य स्त्री है, इसीलिए त्वचा पर जोर देने के अर्थ सेक्सी हो उठते हैं। इन विज्ञापनों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम स्त्री नहीं, सिर्फ एक त्वचा के बारे में सोच रहे हैं। स्त्री त्वचा मात्र बना दी गई है। सौंदर्य का उद्योग स्त्री को मारकर उसकी खाल को उतार कर बेचता है। यह एक संयोग ही तो है कि आज से 50 वर्ष पहले जो देह क्रांति अमेरिका, यूरोप में शुरू हुई थी, वह अपने विकसित रूप में हमारे समाज में घट रही है। प्रसाधन उद्योग ने देशों की सीमाएं तोड़ दी हैं। एक नया पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र हमारे बाजारों, घरों के ड्राइंग रूमों तक फैला है। हजारों लाखों बार हम इस नए सौंदर्य के आदर्शों को निहारते रहते हैं, मोहित होते रहते हैं। कस्बों, छोटे नगरों तक में पहुंच गए ब्यूटी पार्लर बहुत सी स्त्रियों के लिए दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक ज़रूरतें बन गए हैं। नए सौंदर्य शास्त्र ने लोगों को अत्यधिक सचेत कर दिया है कि वे यह ख्याल रखें कि वे कैसे दिखते हैं। उसे जीवन की सफलता और उपलब्धियों को इस दिखने से जोड़ दिया है। इसने एक नया नस्लवाद पैदा किया है। हम ताज़ा दम, चमकदार चेहरे का रौब खाते हैं और मलिन चेहरों से, चाहे हमारे अपने हों, घृणा करते हैं। प्रसाधन के इस त्वचावाद ने साधन संपन्न को आकर्षक बना दिया है। संपन्नता के बदबूदार ठीहों को कमनीय बना डाला है। दिल्ली में साधारण घोरों को दिल्ली प्रशासन टाइलों में इसीलिए सजाता है ताकि गंदगी छिपी रहे। रंगीन बदबू अगर आए भी तो रहस्य की तरह अनिर्वचनीय बनी रहे। जो बात घोरे के बारे में सच है वह चेहरे के बारे में भी सच है। परंपरागत रूप में सुंदर चेहरे अनेक कुरूप चेहरों की चमक के आगे फीके लगते हैं। प्रसाधन सामग्री ने कुरूपता कुछ ऐसे मिटाई है कि हर चेहरा एक सा नजर आता है। इस क्रम में यह तो हुआ कि जिन्हें पुराने किस्म के नस्लवादी काला, नकटा, चुंदा आदि कहकर स्वयं को श्रेष्ठ माना करते थे, अवाक हुए हैं। किंतु यह भी हुआ है कि चेहरों की कुदरती विविधता गायब कर दी गई है। सौंदर्यीकरण की इस मुहिम में नाक, आँख, केश, ओंठ
आदि इच्छानुसार बनाए या बिगड़े जा सकते हैं। त्वचा और चेहरे के सौंदर्यीकरण की इस मुहिम की सबसे बड़ी शिकार स्त्री है। उसे मानवीय अधिकार और सम्मान देने की जगह उसे एक आकर्षक वस्तु में बदल दिया गया है। हर विज्ञापन में, यहाँ तक कि टायर या पेंट के विज्ञापन में स्त्री बैठा दी गई है। वही विक्रेता है, वही खरीदार। विज्ञापन जगत में स्त्री एक अति की तरह है। यह जाति विज्ञापन शास्त्र की एकमात्र उपलब्धि है। स्त्री विज्ञापनों का सबसे बड़ा औजार है। इसलिए भी शायद स्त्रियों का होना इतना सहज लगता है कि उपभोक्ता आसानी से ढेर हो जाता है। प्रसाधन सामग्री के विज्ञापनों के देहवाद ने स्त्री देह को आकर्षक बनाकर चौराहे पर टांग दिया है। इसे सच का एक पहलू कहा जा सकता है। स्त्री के प्रति तमाम परंपरागत बोध और प्रतिक्रियाओं को किसी कानून या आंदोलन ने उतना झटका नहीं दिया जितना विज्ञापनों ने, खासकर प्रसाधन सामग्री के विज्ञापनों ने दिया है। यह सच का दूसरा पहलू है। विज्ञापनों में स्त्री को एक नए सौंदर्य शास्त्र का औजार बनाते हुए उसके शोषण के नए आयाम खोले हैं। किंतु यह भी सच है कि समाज में स्त्री की दावेदारी को बढ़ाया है। हर तरफ दिखने वाली स्त्री की छवि स्त्रियों को चौकों चूल्हों से बाहर निकालने में किसी हद तक मददगार भी हुई है। जिन समाजों में पर्दा प्रथा है, वहाँ स्त्री छवि के हमले से पैदा होने वाले सांस्कृतिक झटकों को देखा जा सकता है कि कैसे विज्ञापन समाज में एक नया उपद्रव पैदा करते हैं और दृष्टिकोण बदलते हैं। प्रसाधन सामग्री की क्रांति ने हमारे समाज के लगभग सभी स्तरों को चपेट में ले लिया है। त्वचा और चेहरे भर के सौंदर्य शास्त्र ने भले स्त्री को एक निर्लज्ज प्रतीक में ढालकर पुरातन आत्माओं को कष्ट दिया हो, किंतु उसने स्त्री को एक कृत्रिम व्यक्तित्व भी दिया है जो सूर्यम पश्या की लाजवंती की लाज को बंधन नहीं मानता। समाजशास्त्री ऐसा मानते हैं। हम हजार नाक भौं सिकोड़ें, चिढ़ें, चिल्लाएं, किंतु प्रसाधन सामग्री और विज्ञापन ने मिलकर हमें एक नया रूप सौंदर्य दिया है जिसके साथ हमारे रिश्ते अभी तक सामान्य नहीं बने हैं। मन ही मन हम चाहते हैं कि वह आकर्षक स्त्री हमारे पास हो जो एक महक में नहा रही है, किंतु प्रकटतः हम वैसा कभी नहीं कहते। हम इस नए रूप सौंदर्यवाद के शिकार हो चुके हैं। वह इतना हावी है कि विवाह से पहले या पार्टी में जाने से पहले हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं और प्रेजेंटेबल होकर जाते हैं। नए सौंदर्य शास्त्र ने देह के सौंदर्य को ही एकमात्र सौंदर्य सिद्ध किया है और हमारे समाज ने उसे चुपके से बहुत दूर तक स्वीकार भी कर लिया है। जितना आकर्षण आज हमारे समाज में ग्लैमर चकाचौंध का है, उतना चिंतन और विचार का नहीं है।